ओके टाइम से क्लास ठीक है। रखेंगे तो हमको सर हाँ बोलो बोलो। सर नेक्स्ट टाइम से संडे में जब भी क्लास होगा तो क्या वो थोड़ा जल्दी हो सकता है, मतलब 6 बजे या फिर 7 बजे? हाँ कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। 8 बजे तो आ नहीं रहे बच्चे, 6 बजे आ जाएंगे। हाँ? कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक बार वो भी ट्राई कर लेंगे। हम तो चाहते ही, देखो जितना जल्दी हम, देखो हम सुबह संडे को आज जल्दी उठ गए, और काम होता है ना हम और जल्दी उठ जाते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो करने के लिए तुम और जल्दी कर लो, हमको अच्छा ही है ना। मेरा संडे, हम संडे थोड़ा अपना फ्री रखना चाहते हैं, 10 बजे के बाद कोई क्लास नहीं, और भी काम होते हैं, क्योंकि डेली मेरा शाम को क्लास होता ही है, मंडे टू सैटरडे। तो संडे को थोड़ा हमको भी कहीं जाना वाना होता है, मशीन तो है नहीं ना। सर एक्चुअली 8 बजे से ना मेरा मतलब फिजिकल ट्यूशन होता है सुबह, इस मतलब 8:30 से, इसलिए। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार थोड़ा टाइम पहले हो जाए, ठीक है। चलो सब लोग स्टार्ट करो, हेडिंग डालो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो 2-4 मिनट हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानने से पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जान लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है ना। देखो, अगर कोई भी पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 है, यानी 2 है, उसको हम बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे मान लो कि मैंने लिखा 2x² प्लस 5x प्लस 9, तो तुम इसको आराम से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हो, है ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सिंपल सा मतलब होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि वो एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री कितना है, 2 पावर 2। डिग्री मतलब तो समझते ही हो गया, अब इतने बड़े हो गए, डिग्री समझ गए। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर दैट इज ऑन द वेरिएबल, ओके, नॉट ऑन द नंबर। समझ में आया, हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल मस्ट बी 2। पहले तो पॉलिनोमियल है, तो तुमको पता ही है कि पॉलिनोमियल पर पावर कितना होता है, किस तरह का पावर होता है पॉलिनोमियल पे। नेचुरल नंबर। नेचुरल नहीं, होल नंबर, जीरो भी तो हो सकता है ना। जैसे यस यहाँ पे सर। 9 के साथ तुमको एक्स नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था ना, लिख सकता था। तो तुम ध्यान से देखोगे, 9 के साथ जो एक्स है उसका पावर 0 हो गया है, इसीलिए नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक्स टू द पावर 0 इज 1, है ना। तो पावर जो है वेरिएबल्स पर होना चाहिए, पावर के जगह अगर एक्सपोनेंट वर्ड लिखे तो ज्यादा बेहतर है। यहाँ पर एक्सपोनेंट और वेरिएबल्स must be a whole number, ठीक है ना। कहीं कहीं तुम देखोगे पॉजिटिव इंटीजर भी लिखा रहता है, पॉजिटिव नहीं, इंटीजर क्या होता है, नेचुरल नंबर को ही बोलते हैं, तो तुम वहां पर इग्नोर करते हैं बहुत सारे लोग जीरो को, इसको नो इशू, ठीक है ना। चलो अब मेरी बात को सुनो, ये था पॉलिनोमियल। अब अगर इसी पॉलिनोमियल को अगर मैं इक्वल टू 0 करके लिख दूं, तो फिर ये पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ क्वाड्रेटिक, इक्वेशन। ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पॉलिनोमियल जैसा ही है, बस यहाँ पर बैलेंस करने के लिए इक्वल टू साइन आ जाता है ना। अब इक्वेशन का वैल्यू निकाल, देखो अगर मान लो कभी किसी ने बोला कि पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू आएगी, डिफरेंट फॉर डिफरेंट एक्स, है कि नहीं। जैसे पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं, p ऑफ x इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस 9। अब मैं जो जो x की वैल्यू रखूं, 2 रख दूं, 5 रख दूं, -3 रख दूं, उस अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी, है ना। लेकिन अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमको 3 सिनेरियो बनता है, ध्यान से देखना। या तो हम लोगों को कोई सॉल्यूशन ही ना मिले, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक्स की कोई वैल्यू ना मिले,
या हो सकता है कि हमको दो इक्वल वैल्यू मिले, टू इक्वल वैल्यूज मिले, x की दो इक्वल वैल्यूज मिले, या कोई टू डिस्टिंक्ट है ना वैल्यूज मिले। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, लेकिन चाहे जो हो जाए मैक्सिमम कितनी वैल्यू मिलेगी? 2 2, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। चलो तो एक बार देखते हैं एनसीईआरटी क्या कह रहा है। तो ये बोल रहा है कि चैप्टर 2 में हम लोगों ने पढ़ा था फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है? देखो स्टैंडर्ड, सॉरी जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड नहीं जनरल। जनरल फॉर्म मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सब लोग इसको लिख सकते हो। इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेट, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लिख लो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लिखते जाओ, शॉर्ट में नोट्स बनवाएंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। पॉलिनोमियल है ना। सर इसमें इक्वालिटी साइन नहीं रहेगा? नहीं, इसमें अभी पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल में इक्वल टू साइन नहीं रहेगा, है ना। अभी बता, नहीं सर, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सर आप बता रहे थे ना। इक्वेशन में तो रहेगा, अभी इक्वेशन नहीं, अभी ये लिखा जो मैंने लिखा है वो पॉलिनोमियल है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तुम्हारा क्या है? एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये बात वहां लिख लो कॉपी में। 2 घंटे की क्लास है, 2 घंटे में कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर एनसीईआरटी की कम से कम हो जाए। 59 स्लाइड से नहीं होगा तो नेक्स्ट संडे होगा, ठीक है ना। हमारे पास कितने संडे हैं? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगर हम लोग देख ले दिसंबर तक ही काउंट कर लेते हैं। चलो सर चलो 20 अराउंड होंगे, हाँ 20 20-24 अराउंड। तो बढ़िया थे। अच्छा, और 24 संडे को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, चलो 20 संडे को ही करते, 40 आवर्स होता है। 40 आवर्स में जनरली, और धीरे धीरे आएगा तो संडे को फिर 2-2 क्लास भी लगने लग जाएगा, कोई टेंशन नहीं। जितना तुम लोग को मेहनत करने की जरूरत है कर सकते हो, हम तुमको पढ़ाने के लिए रेडी है, टेंशन मत लो। ये क्वाड्रेटिक, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लिए। बस एक चीज का कंडीशन है वो याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है ना। ये कंडीशन हमेशा फुलफिल करेगा, इक्वेशन में भी करेगा और पॉलिनोमियल में। क्योंकि अगर ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर वाला गायब हो जाएगा, है ना। तो वो बच जाएगा, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल बच जाएगा, ठीक है ना। म्यूट रख सकते हो अपने, अगर कहीं मेरे आवाज इको होती है किसी की वजह से, ठीक है ना। अब इसमें ए बी सी क्या है? देखो ए बी और सी कोई भी रियल नंबर्स हो सकता है। आई नो कि रियल नंबर्स क्या होता है, तुम लोग को पता है, और रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, है ना। क्लियर हो गया? और थोड़ा सा जान लो, मैं यहां लिख देता हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें जो ये वाला टर्म है इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक टर्म, क्वाड्रेटिक टर्म। ये जो होता है इसको बोलते हैं लीनियर टर्म, और ये जो होता है इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्लियर है ना। जो कि कांस्टेंट टर्म में वेरिएबल नहीं होता है ना, एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए वो कांस्टेंट टर्म है, नंबर है। जस्ट गिव मी वन। हेलो, अच्छा मैं देख लेता हूँ, लिंक लिंक है उसके पास, मैं भेज देता हूँ। अगर आप इसी नंबर पे भेज दीजिए। अरे 1 मिनट दे रहा तुम लोग।
तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ओके, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक Yes, sir. पॉलिनोमियल क्या लिखा जाता है? कंडीशन क्या है? कंडीशन ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। तो अब मैंने सिर्फ बोला कि ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, इसका मतलब बी और सी की वैल्यू जीरो हो सकती है। हो सकती है, उसका Yes, कोई sir. टेंशन नहीं है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक टर्म जीरो हो जाए, कांस्टेंट टर्म जीरो हो जाए, डजंट मैटर, है ना। ऐसा नहीं है कि एक टर्म है, देखो एक वर्ड का भी सेंटेंस होता है ना, उसी तरह एक टर्म का भी पॉलिनोमियल हो सकता है, दैट्स ऑल। उसको हम लोग कहते हैं मोनोमियल, है ना। क्लियर हो गया सबको ये? सर एक ही Yes. वैल्यू जीरो हो जाएगी तो हाँ, ए की वैल्यू, अगर जीरो हो जाएगी तो क्या होगा? वेरी गुड क्वेश्चन पूछ दिया, चलो अच्छा बात है। अगर मान लो एग्जांपल के तौर पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये है, अगर मान लो ए की वैल्यू जीरो हो गई तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये बताओ। ये पूरा टर्म, जीरो। ये तो जीरो हो गया, है ना। जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो जीरो। अब Yes, बचा sir. क्या तुम्हारे पास? अब तुम्हारे पास सिर्फ बी है, अब प्लस सी बचेगा। अब क्या तुम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलोगे? अब यहाँ पर No, sir. मैक्सिमम वेरिएबल वन है, वन वाला को क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं ना, समझे। अब Yes, sir. अब मान लो कभी तुम कहते सर बी जीरो हो जाता, बी जीरो हो जाता तो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बचता, तब भी हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल देंगे। बी और सी दोनों जीरो हो जाए फिर भी ए एक्स स्क्वायर बचेगा, फिर भी हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचेंगे। जब तक एक्स स्क्वायर खड़ा रहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता रहेगा। क्लियर हुआ? Yes, sir. है ना, सिंपल। Yes, sir. इसको गायब नहीं होने देना है किसी भी कंडीशन में, है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। अब इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बस सिंपल है कि अगर हमको बोला कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे ही लिख देते हैं। तो कुछ नहीं करना है, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था इसी के आगे हम लोगों को बस इक्वल टू जीरो कर देना, और ये कहलाएगा जनरल फॉर्म ऑफ, लिख लो, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ quadratic equation, ठीक है। तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी यहां भी कंडीशन वही है, हियर आल्सो a कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। बाकी a b c पता ही है क्या है, a b c क्या है? रियल नंबर्स है, और x हमारा वेरिएबल्स है, और b और c कैन बी जीरो, उसके लिए टेंशन नहीं है। अभी बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है ना। चलो, तो दो तीन बातें एकदम ठीक से समझ में आ गया। क्वाड्रेटिक टर्म, क्वाड्रीलिनियर टर्म, कांस्टेंट टर्म, इसमें तीन टर्म होते हैं, बाकी चीजें ओके। अब एक और चीज का ध्यान रखना जो हम थोड़ा देर बाद बताएंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, थोड़े टाइम बाद बता देंगे, ठीक है सर। हाँ बोलो। सर रूट्स और सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है? वेरी गुड। देखो रूट्स और सॉल्यूशन, सॉल्यूशन और रूट में कोई फर्क नहीं होता है। मेनली नॉर्मली क्या होता है कि जब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, इक्वेशन में वो जो सॉल्यूशन है वो रूट कहलाने लगता है। इसीलिए तुम देखना कि हम इस चैप्टर में रूट की बात बहुत करने वाले हैं, तो बस इतना ही फर्क है ना। जैसे कि तुम देखो, मान लो कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, मैंने ये क्लास में बताया भी था पहले आकर के एक बार, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं x की कई वैल्यू निकाल सकता हूँ ना, वो हम कह सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 कई। लेकिन रूट वर्ड जो यूज करेंगे वो कब किसके लिए करेंगे? इक्वेशन के लिए। जब यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे ना, जो दो वैल्यू मिलेगी वो रूट कहलाएगी। लेकिन अभी उस पर दिमाग मत लगाओ ना, थोड़ा टाइम में आ जाएगा, समझ गया ना। तो जब पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं तो चलता है, हालांकि नॉर्मल टर्म में ये सब कुछ मिक्सअप हो गया है, इसलिए कोई उतना ज्यादा हेडेक नहीं है। लेकिन हाँ, इक्वेशन के टाइम में रूट बोलो ज्यादा बेहतर है ना। चलो रूट, अब ये रियल लाइफ एग्जांपल है,
कि मान लो एक चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड करता है, तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक में पूरा बुक तुम आज एनसीईआरटी का ही पढ़ने वाले हो, है ना। ये न्यू स्लाइड्स है, क्लास 9 का भी स्लाइड इसी तरीके से बनाया गया है, 8 का भी, 6 का भी, 5 का भी, सबका स्लाइड इस तरीके से बनाया गया है, जो पूरा एक एनसीईआरटी बेस्ड है। मैंने देखा कि एनसीईआरटी ही बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, तो अब हम लोग का एनसीईआरटी भी चलता रहेगा। तो अ चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड्स टू बिल्ड अ प्रेयर हॉल having a carpet area of 300 square meters with its length 1 meter more than twice its breadth। तो मान लो कि यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, हमको बस एक सिनेरियो दिया गया है, सिचुएशन दिया गया है, और हमको बोलना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना दीजिए या इक्वेशन बना दीजिए, लॉजिक। तो कैसे बनाया जाए? तो पहला कंडीशन क्या है, देखो तो कि जो लेंथ है वो कितना है। सर हम पहले ब्रेथ को x मान सकते, तो उससे हम लेंथ निकाल लेंगे। तो अगर कल को लेंथ ब्रेथ को अगर हम x मान लें, ध्यान से देखना, यहाँ पे कंडीशन में देखता हूं, कल को अगर तुम ब्रेथ को x मान लो कि भाई चलो ये x हो गया एग्जांपल के तौर, तो लेंथ क्या है? लेंथ है 2x + 1। अब क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, तो तुमको इसका एरिया कैसे निकलेगा? एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ है हमारा 2x + 1 और ब्रेथ है हमारा x, है ना। और एरिया हम लोगों को दिया हुआ था क्वेश्चन में, अगर तुम ध्यान से देखोगे एरिया कितना दे रखा था? 300 स्क्वायर मीटर। 300 मीटर स्क्वायर यहाँ पे रख देते हैं, है ना। बस अब हमको मतलब देखा जाए तो अगर मैं सॉल्व करूं, चलो मीटर को भी रहने देते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस x। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इक्वल टू 0 करके लिख सकते हैं, है ना। अब क्योंकि तुम ऑलरेडी फैक्टराइजेशन पढ़ के आए हो, तो मैं तुमसे यहाँ डिमांड करता हूँ कि x की इसको फैक्टराइज कर दो, है ना। हाउ विल यू फैक्टराइज इट? देखो तो कितना हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि बेसिक फैक्टराइजेशन सबको आता है। x लाना है ना, 600 माइनस 600 होना चाहिए, 600 को डिवाइड करके सर 25x माइनस 24x लिख सकते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं, बाकी लोगों को भी आना चाहिए। 125 यहाँ से भी नहीं बनेगा बात, यहाँ से 75 यहाँ से भी नहीं बनेगा बात, 3 से हो गया 25। तो देखते हैं 2 to the 4 to the 8, हाँ 24 और 25। That means I can write it like this: 2x square plus 25x minus 24x minus 300 इक्वल टू 0। आज का पूरा पीडीएफ तुमको मिलेगा क्लास के बाद एकदम एज इट इज, ठीक है, ताकि तुम नोट्स अच्छा बना सको। और आज पूरा दिन बैठ करके क्लास 10 के बच्चे, है ना, 9 का बच्चा चलो खेल कूद भी ले चलेगा, 10th का बच्चा प्लीज आज बैठ करके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एनसीईआरटी खत्म कर दो सेम डे, तो काम हेडेक खत्म हो जाएगा। अब पढ़ाई पे थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग? यहाँ पर हम लोगों को क्या कॉमन आएगा? सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो 2x + 25, है ना, फिर माइनस यहाँ पर कितना कॉमन आ रहा है? 12 कॉमन आएगा, नहीं 24 नहीं आएगा, एक बार चेक करना ना। 2x है ना, 2x और 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया, तो मैं इधर लिखना चाहूंगा, तो इक्वेशन है ये हमारा। तो कितना हो गया? x माइनस क्या, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है सर, वहाँ पर आप 12 कॉमन लिया है ना, तो 12 आएगा x माइनस 12। नहीं तो लिया x माइनस, यहाँ पे कॉमन 12 कॉमन नहीं आएगा, क्या कॉमन आएगा बताओ? नहीं सर 12 ही आएगा, x 12 ये बनेगा, हाँ या ना? देखो यस सर। चलो अब यहाँ पर कंडीशन समझो, जब भी दो नंबर आए, है ना, हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, एक ये और एक ये, और वो इक्वल टू 0 के बराबर दे रखा है। अब तुम लॉजिक लगाओ
कि अगर मान लो दो एक्सप्रेशन है a इंटू बी इक्वल टू 0, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? एक पॉसिबिलिटी है कि भाई a 0 हो जाए, है ना, एक पॉसिबिलिटी है कि b 0 हो जाए, और एक पॉसिबिलिटी क्या है? दोनों ही जीरो, दोनों ही जीरो। तभी होगा पॉसिबल। तो एक बार हम ये सबको मान लेते हैं कि भाई चलो दोनों इक्वल टू 0 करके, तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो x माइनस 12 इक्वल टू 0, यहाँ से x की कितनी वैल्यू आएगी? 12। और यहाँ पर अगर x इक्वल टू 0 करते हैं 2x प्लस 25 इक्वल टू -25/2। -25/2। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये जो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, तो इस बात की तो पूरी गारंटी थी कि अगर सॉल्व हुआ तो जरूर हम लोगों को दो वैल्यू मिलने वाला। मैंने तुमको कंडीशन बताया ना, या तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। अगर सॉल्व हो रहा है तो या तो दो सेम सॉल्यूशन आएगा या तो दो डिफरेंट सॉल्यूशन आएगा, लेकिन आएगा तो दो ही आएगा, समझे? तो सवाल उठता है कि जैसे ही मुझे पता था कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमको दो x की वैल्यू मिल गई, एक हमको ये और एक ये। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिसीजन लेना होता है, क्योंकि हम ये रेक्टेंगल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो ये लेंथ का काम है। तो x की वैल्यू अगर मैं माइनस रख दूं तो यहां पर ब्रेथ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना, किसी भी चीज का लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो यहां पर मुझे इसको इग्नोर करना होगा और इसको सेलेक्ट करना होगा। अब हमारा काम खत्म हो गया। अब हम कह सकते हैं x हम लोग विड्थ जो था या ब्रेथ जो था वो हमने 12 लिया था, यानी वी गॉट ब्रेथ w कितना आ गया? 12 मीटर। तो हमारा लेंथ कितना हो गया? यहाँ पे x की वैल्यू रख दो, 2 इंटू 12 प्लस 1 25 मीटर, है ना। अब तुम इसको चाहो तो क्रॉस चेक भी कर सकते हो। 25 मीटर को अगर 12 मीटर से मल्टीप्लाई करोगे ना तो तुमको 300 मीटर स्क्वायर आएगा। समझ आ गया, है ना? चलो, ये इसलिए बता दिए क्योंकि तुम लोग ये सब पढ़ के आ गए। अभी एकदम इतना सीरीज वाइज बताने की जरूरत नहीं, कुछ कुछ चीजें बताते चलते हैं, है ना। अब चलो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो डेफिनेशन तो मैंने सबको बता दिया, और ये सब पीडीएफ तुमको मिल जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास के इमीडिएटली बाद तुमको पीडीएफ मिलेगा। A quadratic equation in the variable x is an equation of the form ax square plus bx plus c। ये है तुम्हारा quadratic equation where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0। तो कोई तुमसे पूछेगा ना कि quadratic equation क्या होता है, तो ये पूरी बात यहाँ से लेके यहाँ तक बतानी पड़ेगी। एक भी बात अगर तुम छुपाए तो तुम्हारा गलत हो जाएगा, याद रखना। कभी भी इक्वेशन बताते हो तो कंडीशन भी बताना होता है, खाली कंडीशन नहीं बताओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। जैसे तुम लोग रैशनल नंबर पढ़ते थे, तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन तुमने लाइफ में पहली बार ऐसा कोई डेफिनेशन पढ़ा था, है ना, जिसमें तुम्हें कंडीशन दिया गया था। जब भी रैशनल नंबर पढ़े होगे क्लास 7 में 8 में, जनरली लोग 8 में पढ़ते हैं, तो तुमने पहली बार कुछ कंडीशन वाला पढ़ा था। क्या था रैशनल नंबर का डेफिनेशन? कि एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म cube cannot be equal to 0 is not equal to 0। ये पहला डेफिनेशन तुम्हारे लाइफ का था मैथ में, जहां पर तुमने पहली बार कंडीशन लगाया था। उससे पहले तुम लोग बचपन अपना चला रहे थे, यानी कि अब कंडीशन लगाना आदत हो जाएगा। क्लास 11 12 में कंडीशन लगना आम बात हो जाएगी। बहुत कंडीशन लगता है वहां पे हर क्वेश्चन में ही कंडीशन होता है, समझे? चलो, क्लियर हो गया। तो अब हमसे तुम ध्यान से देख सकते हो, क्या हम ये सबको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं? यस सर। पता है ये चारों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, एकदम 100% सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर 2 गया है, इट्स ओके, पता है। लेकिन मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। पता है क्यों नहीं है? नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? चेक करो, डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है? ax plus bx plus c equals 0। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज।
यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। देखो ये वाला जो था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसमें भी डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा हुआ है। यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है और यहाँ पे x का पावर 0 है ना। तो जब भी तुमको पूछा जाए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, ये चेक करना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स में है या नहीं, तो नहीं है। तो अगर मुझे कल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने बोलेगा तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? -3x² 4x प्लस इक्वल टू 0, है ना। अब हम चाहे, ध्यान से सुनना, अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूं, इफ आई टेक माइनस एज ए कॉमन, व्हाट विल आई गेट? 3x² माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो तो मैं लिख सकता हूं ऐसे, माइनस कॉमन लेने आता है? यस सर। है ना। अब ये वाला माइनस मतलब क्या? माइनस मतलब -1। -1 को अगर 0 से डिवाइड करते हैं, 0 को -1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया प्रॉपर अच्छे से। तुम देखो कहां से कहां पहुंचा दिए, कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है एक ये और एक ये, लेकिन दोनों सेम है, चेंज बिल्कुल भी नहीं हुआ है, बोथ आर सेम। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब ये नहीं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बदल गया, नहीं, वो सेम है। क्लियर हो गया ना? Yes, sir. चलो, वो स्टैंडर्ड फॉर्म भी समझ गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी समझ गए। अब तुमको एनसीईआरटी थोड़ा समझ में आएगा। चलो, एनसीईआरटी में तुम्हारे एग्जांपल नंबर 1 में देखना, जॉन एंड जयंती मार्बल्स करके एक एग्जांपल होगा, उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ। टुडे दे हैव 45 marbles, they lost 5 marbles and product of the marbles they now have is 124। तो सवाल उठता है कि जॉन और जयंती, है ना, तो अगर जॉन के पास हम मान लेते हैं कि x मार्बल था, तो जयंती के पास कितना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? X minus 45 minus X. तो दोनों के पास मिला करके 45 है, तो अगर मैं 45 में x ले लूं तो बचेगा कितना? 45 माइनस x। कुछ लोग x माइनस 45 हो गया। सर ऐसे बोल सकते हैं कि जॉन को x मान लिया और जीवंती को y मान लिया, तो x plus y equal to 45 दोनों के बिल्कुल, पास लेकिन वहां पर देखो, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये दो वेरिएबल का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं ना अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, और वो भी सिर्फ एक वेरिएबल का। तुम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स भी पढ़ोगे हायर क्लासेस में, लेकिन हम लोग अभी सिलेबस पे स्टिक रहेंगे। हम लोग, मैंने तुमको थोड़ी बताया कि ax² प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, मैंने नहीं बताया ना, मैंने यहाँ भी x ही रखा। मतलब इस बात को लेके कंफर्म हूँ कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होंगे तो पॉलिनोमियल वेरिएबल सिर्फ एक ही लेंगे, ठीक है। वी विल नॉट मूव टू द सेकंड वेरिएबल। हाँ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन जब करने जाएंगे तो वहां पर हम 2 वेरिएबल लेंगे, वो क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, लेकिन फिर वहां पे क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, ठीक है। वहां पे 2 इक्वेशन मिलेगा, उसको सॉल्व करना होता है। क्लियर हो गया? तो एक बात का ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन अब हम लोग जब भी सॉल्व करेंगे क्लास 10 तक, तो एक ही वेरिएबल वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 2 वेरिएबल नहीं लेंगे, तो इसलिए x और y नहीं मानेंगे। क्लियर हो गया? बहुत अच्छा, हर छोटी छोटी चीज पूछते रहो, बहुत अच्छी बात है ना। मुझे मजा आ रहा है तुम लोग को छोटी छोटी बात बताने में, ठीक है ना। तो अगर जॉन के पास x है तो जयंती के पास कितना है? 45 minus x। 45। अब उसमें से हुआ क्या कि बोथ लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब भाई दोनों ने अपना अपना मार्बल्स खो दिया, तो अब न्यू कंडीशन क्या है? अगर न्यू सिचुएशन देखा जाए, न्यू सिचुएशन, तो अभी जॉन के पास कितना होगा? x minus 5 जयंती के पास कितना होगा? 40 minus x। 40 माइनस 5, तो ये हो गया 40 माइनस x। बहुत अच्छा, क्लियर। उसके बाद कंडीशन दे रखा है, नाउ वी विल मूव टू द अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। मेरे पास जगह नहीं था इसलिए मैं नीचे नहीं लिखा, तुम लोग नीचे लिखो। हाँ, अब मैंने क्या किया कि मैंने ज्यादा स्टेटमेंट नहीं लिखा। मुझे कैसे लिखना चाहिए था? लेट द जॉन हैव x मार्बल, जयंती हैव 45 माइनस x मार्बल, है ना। Since both they have lost
5 marbles each, तो न्यू सिचुएशन विल बिकम देयर। ये लिखना है तुमको। अब मैं अगर ये सब चीजें लिखने लग जाऊंगा तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा ना, तो तुम लोगों को कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं हम लोग, है ना। तुम लोग अपना लैंग्वेज मत भूल जाना, जैसे लिखते हो स्कूल में, जैसे तुमको स्कूल के टीचर सिखाते हैं उसको स्टिक रहना, फोकस करना। लिखना तुम स्कूल के टीचर से सीखो, बनाना मेरे से सीखो कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स दे नाउ हैव, तो जो अभी है ना उसका प्रोडक्ट दे रखा है, कितना है, x - 5 है जॉन के पास, और जयंती के पास है 40 - x, और उनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 124। चलो सॉल्व कर ही लेते हैं, पिछला क्वेश्चन भी सॉल्व किए, ये भी करते ही चले जाते हैं। चलो मल्टीप्लाई करो, उम्मीद है मल्टीप्लाई करने आता होगा। 40x - x² - 200 + 5x, है ना। कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तुरंत बता देना। ये तो पता चला टाइम कंज्यूम हो गया, -x² हो गया, और ये हो गया +45x - 324 = 0। थोड़ा माइनस कॉमन ले लेता हूं मैं, x² - 45x + 324 = 0, ठीक है ना। ये इक्वेशन से ये इक्वेशन कैसे आया थोड़ा समझ लेना, कैसे लिया होगा मैंने, माइनस साइन कॉमन करके, है ना। तो कभी कभी मैं स्किप कर देता हूँ इक्वेशन। चलो अब सॉल्व कर लिया जाए। तुम लोग बताओ ना, x की 2 वैल्यू आएगी, वो 2 x की वैल्यू बता दो, मैं क्या सॉल्व करूँ। फैक्टराइजेशन करो 324 का, 45 को उस अकॉर्डिंग स्प्लिट करेंगे। सर 36 + 9। x की वैल्यू कितनी आई, x की 2 वैल्यू आई होगी, बताओ। एक प्लस में आएगी, एक माइनस में आएगी, दोनों माइनस में आएगा, दोनों माइनस में, दोनों प्लस में ही आएगा। इक्वल आ रहा है क्या, सर x -x² -36x -9x इक्वल्स 36 प्लस, कितना होता है? तो x की 2 वैल्यू आएगी ना, x की वैल्यू बताओ तो। सर x = -36 and x = -9। नहीं नहीं, तुम लोग गलत आंसर कर रहे हो, दोनों पॉजिटिव आंसर आएगा। x की वैल्यू या तो 9 आएगी या तो 36 आएगा, दोनों वैल्यू होगी। दोनों पॉजिटिव में आएगा। तुम तो कैसा फैक्टराइजेशन करते हो। देखो यहाँ पर अगर x² - 9x - 36x + 324, कहाँ तुम लोग को माइनस आ रहा है भाई, इधर तो x कॉमन लो, तो x - 9 - 36 कॉमन लेंगे, x - 9 = 0। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो x = 36 और 9 आ सर रहा है, दोनों दोनों पॉजिटिव में आ यस रहा है। सर। हाँ अब देखो, तुम बोलोगे सर अब तो दोनों पॉजिटिव है और नंबर ऑफ द मार्बल्स दोनों पॉजिटिव हो सकता है। अब तो आप फंस गए, पिछले बार रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो आपको तो एक नेगेटिव आया तो आप इग्नोर कर दिए, लेकिन यहाँ पे तो दोनों पॉजिटिव आ गया। देखो दोनों आंसर है, पता है कैसे, एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जॉन के पास हमने कितना मार्बल माना था, जॉन के पास, x और जयंती के पास माना था 45 - x। अब एग्जाम्पल के पास हमको x का तो 2 वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू 9 मिला और x का वैल्यू 36 मिला। तो अब यहाँ पर हमको 2 कंडीशन बन गए, कंडीशन नंबर 1, और ये तुमको बकायदा वहां लिखना होगा, ठीक है ना। कंडीशन नंबर 1 क्या कंडीशन है, अगर इफ जॉन के पास x की वैल्यू 9 है, अगर जॉन के पास, इफ जॉन हैज 9 मार्बल्स, मान लो जॉन का तुमने 9 ले लिया, तो जयंती का क्या है, जयंती विल हैव
36 will marbles. have 36 marbles, है ना। कंडीशन नंबर 2 क्या होगा? if John has 36 marbles. 36 marbles, then Jayanti will have Sir, 9. समझे? यहाँ पर मुझे दोनों कंडीशन बकायदा वहां पर मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमको तो नहीं पता कि जॉन के पास जाता है कि जयंती के पास जाता है, किसके पास कितना मार्बल है, वी डोंट नो। तो हमने उनको बता दिया कि भाई देखो एक्स की दोनों वैल्यू पॉजिटिव मिली। हाँ, अगर एक नेगेटिव मिलती तो मैं इग्नोर कर देता। अगर मान लो हमारा आंसर ऐसा होता तब तो मैं इसको सीधा इग्नोर कर देता ना, तब मैं मान लेता कि जॉन के पास 9 है और जयंती के पास 36 है, ये मान लेता। लेकिन क्योंकि दोनों पॉजिटिव है और दोनों कंडीशन हो सकता है जॉन के पास 9 हो सकता है जॉन के पास 36 हो, तो तुमको ये दोनों बकायदा लिखना पड़ेगा। तो समझ लो कब इग्नोर करना है और कब लिखना है, कॉमन सेंस लगा के काम कर। क्लियर हुआ ये बात? यस सर। है ना? चलो, अरे हम लोग इतना टफ कर लिए, तो छोटा मोटा एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी पढ़ने में कितना मजा आ रहा है, कुछ है ही नहीं इसमें ज्यादा। तुम देखो ना, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। A cottage industry produces a certain number of toys in a day. Cost of production of each toy in rupees was 55 minus the number of the toys produced in a day. Total cost of production on the day was 750. है ना? तो सवाल उठता है कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें। ये कॉटेज इंडस्ट्री है जो प्रोड्यूस करता है सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज। Sir, number of toys produced in a day can be x. एक्स, वही कहना चाह रहा था मैं कि अब सर्टेन नंबर दे रखा है, इसका मतलब वो आदमी हमसे नंबर ही छुपा रखा है। तो जो छुपा रखा है उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, लेट इट बी एक्स नाउ, है ना। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ रहा है ऑफ ईच टॉय? Sir, x minus 55. देखो पढ़ो अच्छे से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना ऑफ ईच टॉय, एक टॉय की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। वन टॉय, ईच टॉय मतलब वन टॉय क्या है? वॉट 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। मतलब कितना रुपए हो गया भाई? 55 में से x को माइनस कर दो, तो ये मिल गया एक टॉय का प्रोडक्शन का कॉस्ट। ठीक है, अब हमको तो ये नहीं पता ना कि कितना प्रोडक्शन हुआ। तो अगर मान लो, हाँ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर अब हम जाएं तो एक दिन में कितना प्रोडक्शन होता है, कितना टॉयज का प्रोडक्शन करते हैं? Sir, x into 55 minus x equals to 750. टॉय का कॉस्ट कितना है? 55 माइनस x, यानी एक दिन का प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना आएगा? 750। 750. चलो सॉल्व भी कर लेते हैं फटाफट। 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। यहाँ ले आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x। प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जब भी कुछ करना तो प्लस माइनस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। यहाँ मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 55x, जब तुम माइनस कॉमन लेते हो तो साइन पलट जाता है, इतना भी याद रख सकते हो। चलो, उम्मीद है अब तुम मुझे x की वैल्यू बता दोगे। जहां भी तुमको x की दो वैल्यू मिलने वाली है, Sir, minus x square plus sir 25x plus 30x. क्या वैल्यू बता दो हमको बस। Just tell me the value of x.
ये एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी की रिकॉर्डिंग हम अच्छे से अपलोड कर देंगे अलग से एक प्लेलिस्ट बना करके, और तुम लोग प्लीज टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना, ठीक है ना। इतना डिटेल्ड एनसीईआरटी लेक्चर कहीं भी नहीं सर मिलेगा। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 30 और 25। सर हाँ, x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 25। एक्स की दो वैल्यू मिल रही होगी, एक 25 और एक मिला होगा 30। अब तुम लोग बोलोगे सर अब बताइए, जब पहला क्वेश्चन कर रहे थे तो नेगेटिव पॉजिटिव था, तो लेंथ का नेगेटिव आपने कैंसिल कर दिया, दूसरे वाले में दो सिचुएशन बन गया, यहाँ पे क्या सिचुएशन बनेगा है? ना तो सिचुएशन इज कि हम ऐसे केस में यहाँ पे तो कुछ नहीं डिसाइड कर सकते हैं ना, वहां तो दो लोग थे, पिछले क्वेश्चन में जयंती और जॉन लोग थे, यहाँ पे तो एक ही दिन है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग बोल सकते हैं क्या क्या कि द नंबर ऑफ ट्वाइस, लिखना नीचे लिख लेना, द नंबर ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस्ड है ना, क्या लिखा था, प्रोड्यूस्ड ईच डे मे बी आइदर 25 और 30। अब तुम लोग कुछ लोग बोलेंगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, उस अकॉर्डिंग तो वैल्यू चेंज हो सकती है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में गड़बड़ आ सकता है। नहीं आएगा, एक्स की वैल्यू रख करके भी तुमको दिखाते हैं, ये सॉल्व कर लो पहले, ठीक है ना। अब चेक करके देखे कि अगर ऐसा होता भी है या बस ऐसे ही चल रहा है, लेट अस चेक इट, है ना। मैं थोड़ा सा ये वाला पार्ट डिलीट कर दे रहा हूँ और यहाँ पे एक्स की वैल्यू रख करके चेक करते हैं। चलो एक बार तुम लोग 25 रखो तो कितना आ रहा है, एक्स की वैल्यू 25 इंटू 55 माइनस 25। हाँ देखते हैं एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो रहा है कि नहीं। 25 30 750 तो हो रहा है 750 बराबर। यस सर। यस सर। फिर तुम देखते हैं एक बार 30 वाला हो सकता है कि नहीं, वो भी चेक कर लिया जाए। थर्टी रखो, 30 इंटू 25 750 कितना हो गया, देखो तो 750 आ रहा है, 750 Yes, होगा, sir. 750। है ना। देखिए दोनों सिचुएशंस हम लोगों ने हैंडल आउट कर लिया। अब तुम लोग इमेजिन करो कि यही तीनों क्वेश्चन तुम्हारे स्कूल में भी करवाया गया होगा, सबके स्कूल में एनसीईआरटी हो रहा है ना। अगर वो ऐसा Yes, sir. करते, वो तुमको तीनों कंडीशन को तुमको रिलेट करके बताते तो तुमको अब कंफ्यूजन नहीं होता ये लिखने में। अब तुमको तीनों कंडीशन पता चल गया, कुछ भी आए हम बता देंगे, है ना। जब x की वैल्यू कब इग्नोर करनी थी और कब नहीं करनी थी तुमने यहाँ सीख लिया। उसके बाद तुमने फिर एक सिचुएशन आया जहां पर दोनों पॉजिटिव आ गए, फिर तुमको दो सिचुएशन आया यहाँ पे लिखना पड़ा, और तीसरे वाले में तुम इग्नोर ही नहीं कर पाए, तो फिर तुमने देखा कि ये दोनों पॉसिबिलिटी है, मतलब या तो 25 ट्वाइस हो सकता है या 30। तो ऐसे अगर तुम एनसीईआरटी को पढ़ोगे ना तो तुम्हारा ये एनसीईआरटी बुक जो तुम लोग को लगता है टफ, वो आसान है। एनसीईआरटी बहुत महान लोगों ने लिखा है ना। तुम लोग इसको आम बात में मत समझो, यही एनसीईआरटी पढ़ के बहुत सारे लोग यूपीएससी क्लियर किए हैं, बहुत सारे लोग डॉक्टर बने हैं और बहुत सारे लोग इंजीनियर बने हैं, है ना। और हमारे इंडिया में और भी चीज बने हैं इसी एनसीईआरटी को पढ़ के। मतलब ये एनसीईआरटी में एक एक वर्ड एक एक लाइन का बड़ा मतलब है। तुम लोग एनसीईआरटी को जो इग्नोर करते तो वो गड़बड़ है, तुम लोग एनसीईआरटी को पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। अब तो न्यू एनसीईआरटी हो गई है तो उसमें और ज्यादा सिचुएशन से बेस्ड अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी को समझना आम बात थोड़ी है, टीचर को समझ में नहीं आता है, समझ रहे हो ना। बोरिंग लगेगा तुमको एनसीईआरटी अगर हम एनसीईआरटी की तरफ पढ़ाने लगे। अब तुमको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। चलो तो कंक्लूजन क्या निकाले हम लोग कि क्वेश्चंस में बहुत तरह के रूट्स आ सकते हैं, है ना। दो तरह का रूट्स आ सकता है, प्लस आ सकता है, माइनस आ सकता है ना। कुछ कुछ अब प्रैक्टिकल इक्वेशंस देखते हैं डेली लाइफ में, जो सिचुएशंस अभी हम लोगों ने देखा कुछ सिचुएशंस और देखते हैं। लेट अस फाइंड सम मोर क्वेश्चंस। ओके चलो
पहला सवाल ये कर लेते हैं कि चेक बेटर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। अभी तुम यहाँ पे फंसने वाले हो, करके दिखाओ। चारों क्वेश्चन में बताओ कौन सा क्वाड्रेटिक है कौन सा नहीं है। मैं बस तुमको हिंट दे दूंगा कि प्लीज डिसीजन लेने से पहले सॉल्व कर लेना पूरा बहुत, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहला वाला है, पहला वाला सर होगा ही। है। जब हम इसको ब्रेक करेंगे, Yes, sir. देखो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब तक कहलाएगा जब तक एक्स स्क्वायर मेरे साथ है। जब एक्स स्क्वायर गायब हो गया तो मैं मना कर दूंगा कि भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर है, अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो इस साइड को कुछ है नहीं, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल होने वाला नहीं है, एग्जिस्ट करता ही रहेगा। मानते हो ना? तो यहाँ पर तो होगा ये है। दूसरा वाला देखोगे, सेकंड वाला। सर सेकंड वाला नहीं है। हाँ, सेकंड वाला क्यों नहीं है? क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आया। कैंसिल आउट। लेकिन देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड में तो है, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर आ रहा है। तुम इसको प्रॉपर सॉल्व करके देखना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही कैंसिल हो जा रहा है, जिसके वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। मुझे लग रहा है डाउट हो। थर्ड वाला है। हाँ, थर्ड वाला है। नहीं। क्यों? थर्ड वाला है। स्क्वायर है, यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर है, यानी एक एक्स स्क्वायर रहेगा, है ना। एक कैंसिल हो जाएगा लेकिन एक रहेगा। जैसे इधर आएगा तो 2x स्क्वायर प्लस 3x, इधर आ गया x स्क्वायर प्लस 1, इधर लेके आओगे तो क्या होगा? 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, है ना, प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है। फोर्थ वाला नहीं है। फोर्थ वाला नहीं है। फोर्थ वाला नहीं है ये सर फोर्थ नहीं है सर। फोर्थ वाले में एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा। x तो x क्यूब से क्या लेना देना? x सर तो पता फोर्थ वाला है। सर नहीं है। अरे हम लोग क्यूबिक नहीं है सर। अच्छा चलो, a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? So a cube minus b. 3ab a प्लस b, है ना। चलो Yes, sir. लगाते हैं। x क्यूब प्लस 2 का क्यूब दैट इज 8 प्लस 3ab यानी 3 इंटू एक्स इंटू 2 और x प्लस 2, फिर इधर हो गया प्लस, हो गया ना। हाँ, हो तो गया, इक्वल टू, सॉल्व करते हैं इधर, इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक है, अब एक्स क्यूब और एक्स क्यूब तो कैंसिल हो गया, टेंशन ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8 प्लस यहाँ कितना आ गया? इसको मल्टीप्लाई किए तो आया 3 इंटू 2 6x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 6x प्लस 12x इक्वल टू -4। तो जो लोग हमको बोल रहे थे कि नहीं है, यहाँ तो दिख रहा है सर है सॉल्व करने में पता चलेगा। हाँ, तो मैं तो कह रहा था डिसीजन लेने से पहले सॉल्व करना। और वैसे भी एक्स क्यूब, कुछ लोग बोले सर एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा। हो जाए, हमें क्या मतलब है? हमको मतलब है एक्स स्क्वायर से, एक्स क्यूब से क्या लेना देना हमको? कैंसिल हो जाए और अच्छा बात है, हम चाहते हैं कि कैंसिल हो जाए। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन अच्छे से? Yes, sir. तो सारा रिमार्क्स मैंने लिख दिया है कि भाई तुम, है ना, सिचुएशन क्वेश्चन नंबर 2 में तुमने देखा था, नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 में भी तुमने देखा कि क्यूबिक लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में जब एक्सपैंड किए तो वहां पर क्वाड्रेटिक मिल गया। तो यानी फाइनल लेसन क्या सीखे? फाइनल लेसन सीखे कि वी ऑफन नीड टू सिंप्लीफाई द इक्वेशन बिफोर डिसाइडिंग वेदर इट इज क्वाड्रेटिक और नॉट। क्लियर? सब कुछ लिखा हुआ है। क्लियर हो गया? चलो अब एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 4.1 निकाल के देखो, क्या क्वेश्चन मैच कर रहा है? एक बार चेक करो तो, बुक लेके बैठे हो ना, एक बार चेक करो। Yes, sir. 4.1 का यही क्वेश्चन है। यस सर। Yes, sir. कुछ लोग नो भी बोल दिए, तो नो मतलब क्या, कौन सा एनसीईआरटी है भाई? चलो Yes, sir. जल्दी बता,
और सॉल्व कर लेते हैं। सर फर्स्ट वाला नहीं है। फर्स्ट वाला नहीं है, बहुत अच्छा, एक्सेलेंट आंसर। ये एक्स Second स्क्वायर है, है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर मान Yes, लेना, sir, तो yes, प्रिंट आउट है। ये तो रहेगा ही, हाँ ये तो रहेगा ही, हाँ। ये सर सेकंड वाला है। यस सर ये है। तुमको देखना है कि Yes, एक्स sir. स्क्वायर एग्जिस्ट करना चाहिए। थर्ड वाला, थर्ड नहीं है। ये No, वाला sir. एक्स स्क्वायर होगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यानी कि एक्स स्क्वायर कैंसिल कैंसिल आउट हो गया। Fourth. यहाँ पे देखना तो 2x स्क्वायर है और यहाँ पर x स्क्वायर है, यानी यहाँ रहेगा। यहाँ पर है सर, यहाँ रहेगा। Yes, sir. फिफ्थ नंबर देखो, यहाँ सर यहाँ पर भी रहेगा, और यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पर भी बहुत रहेगा। अच्छा। हाँ, Yes, sir. सिक्स्थ वाला देखो, सर पहला वाला है। No, sir. रहेगा No, ना? sir. यस सर रहेगा। नो सर नहीं है। Yes, नो sir, सर रहेगा। फिफ्थ है। No, sir. नहीं, It's नो a सर question answer. नहीं रहेगा सर। वेट क्वेश्चन एक बार चेक करो तो क्या क्वेश्चन तुम्हारा ये है क्या? हो सकता है इसमें प्रिंट आउट मिस्टेक हो। ये है क्वेश्चन। Yes, sir, this is the question. हाँ सर यही है। अब सर नहीं रहेगा, नहीं रहेगा सर, नहीं रहेगा। थोड़ा सा प्रिंट आउट है, यहाँ पे 2 रख देना, मैं वही को चाहिए क्या क्वेश्चन देगा वो, ठीक है ना? चलो ये वाला यहाँ भी गड़बड़ है क्वेश्चन। यहाँ पे होगा x + 2 का क्यूब इक्वल टू 2x और x स्क्वायर माइनस 1, ये होगा। नहीं सर यहाँ पर नहीं रहेगा। नहीं रहेगा हाँ। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2x क्यूब आएगा 2x क्यूब और यहाँ पे x X क्यूब आएगा, यानी कि x क्यूब अभी भी रह जाएगा। तो हमको तो क्यूबिक चाहिए नहीं ना, क्वाड्रेटिक चाहिए, तो ये गलत हो गया। 8th is there, sir. लास्ट वाला एक बार चेक करो क्या है क्वेश्चन। x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का ये होल। होगा सर। यस सर ये हो जाएगा। यहाँ पे x क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो पहला वाला है। पहला वाला है, अच्छा वो क्वेश्चन गलत है क्या? तो क्वेश्चन लो पहला वाला है। Yes. हाँ, यस सर। यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3, ये है क्वेश्चन। तब सर हो जाएगा। हाँ तो ठीक है, सब इक्वल, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? चीजें हो गई, ठीक है ना? चलो Yes. आगे क्वेश्चन देखा जाए। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तो कर सकते हैं हम लोग। The area of the rectangular plot is this. The length of the plot is 1 more than twice its breadth. कर चुके हैं ये कोई क्वेश्चन? Yes, sir. हाँ, तो बस सॉल्व कर लो। वहाँ पे डेटा अलग था, यहाँ पे डेटा अलग है, इसलिए कर लेते हैं ये सर वैसा फटाफट। ही है। तो लेंथ ब्रेथ को मान लोगे क्या? x है ना? तो लेंथ सर x into 2x plus 1 equals to 528 meters। प्लस 1 है ना? और फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको सॉल्व करो। So I think we need to use the quadratic equation formula. करेंगे x के साथ तो हमको कितना आना चाहिए? 528। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। सर हो गया। 2x यस सर हो गया। यहाँ पर x की 2 वैल्यू आएगी जरूर, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना। बताओ x की क्या क्या वैल्यू आई? So it's a little hard by doing splitting the middle term formula. 25 35। No, sir. So it is time taking when we do it this question by splitting the middle term. तो x का फाइनल वैल्यू बताओ ना। 2 स्प्लिट नहीं हो रहा है। होगा No, बिल्कुल sir. होगा। अच्छा देखो 528 into 2 है ना, तो है ना, जो भी होगा बाद में into 2 कर लेंगे। into 2 करोगे तो 1056 आ जाएगा। 1056 इसको ब्रेक करते हैं तो 528 फिर 2 से करोगे तो कितना होगा? 264, फिर 2 से देंगे तो 132, फिर देंगे 2 से तो 66। सही किया है ना? गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? कहीं गड़बड़ तो नहीं? दूर में नहीं गड़बड़ हो सर रहा सही है। है? ठीक है, 2 से दे रहे थे 33। अब देखो तो आ रहा है
आ तो गया। मैं कह रहा हूँ x की वैल्यू 32 और 33 आएगा, ठीक है ना? यस सर, आ जाएगा। नहीं, माइनस प्लस भी आएगा, रुको। 33 माइनस में आएगा, 32 प्लस में आएगा। तुम लोगों को नहीं बन रहा है क्या? भी तो कर सकते हैं ना। सर हाँ बोलो। सर आपने 1506 को फैक्टराइज क्यों किया? 500 220 डायरेक्ट कर सकते थे। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके फैक्टराइज करते हैं ना। ओके सर। भूल गए? सर ये डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला से नहीं होगा। होगा, लेकिन हम नहीं करेंगे, ठीक है? अभी हम पढ़े ही नहीं है उसको, तो कैसे करते? वेट करो ना, अभी डिस्क्रिमिनेंट जैसे बताने लगेंगे। लेकिन तो फॉर्मूला क्यों करना चाहती हो? ये तो क्लास 9 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना, 8 से पढ़ते आ रहे हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करके। श्रेष्ठा तो क्यों इससे उधर जाना चाहती हो? ये इसमें गड़बड़ क्या लग रहा है? ये कुछ ज्यादा ही बड़ा वो डिजिट है ना, तो आसान है करने के लिए। वो वाला बता देंगे। देखो अभी फॉर्मूला हम बता देंगे, फॉर्मूला से भी आता है, ठीक है ना? -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल करना सीखे हैं, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई जरूरत नहीं है, आराम से हो जा रहा है। तुमको टाइम इसमें ज्यादा लग जाएगा। तो अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू को इग्नोर करेंगे और ये वाली वैल्यू को ले लेंगे, है ना? तो x की वैल्यू 32 आया, इसका मतलब हमको ब्रेथ कितना आया? 32। और ये कितना आ गया? 65 ना? 65। वेरी सर हाँ बोलो बोलो। सर मेरे कुछ क्वेश्चन डाउट है, आपको व्हाट्सएप में भेजा हूँ। नहीं अभी नहीं, अब वो कल होगा। अभी आज क्लास थोड़ा सा वो है, कंबाइंड है, कल कर लेंगे, ठीक है ना? अभी नहीं कर सकते। सर आपने इस चैप्टर के पीवाईक्यूज भेजे हैं क्या? नहीं, पीवाईक्यू आज सारा कंबाइन करके आज मिल जाएगा, आज पक्का मिल जाएगा। ठीक है, आज मैं बैठा हूँ तो आज मैं ये पीवाईक्यू तुमको पूरा कंपाइल करके दे दूंगा, पूरा चैप्टर सारा। आराम से बैठ करके करते रहना, ठीक है ना? अपना पीवाईक्यू का नोट अलग से बना लो, एनसीईआरटी का बुक अलग से बना लो, सब बना। सर आंसर गलत आ रहा है। ये गलत है। x16 सर। अरे क्या आ रहा है, देखो दो। अच्छा हाँ, गलत आ रहा है। हाँ सर, डिवाइड भी तो होगा, बिल्कुल। x की तुमको 2 वैल्यू मिलेगी, तो मैं पूरा कर ही देता हूँ। 3 आ रही है और दूसरी -33/2। ठीक है, हाँ मैं समझ गया। 32x कर ही देते हैं इक्वल टू 0 या 2। एक सेकंड, हाँ बोलो। फिर जो -33/2 आ रहा है उसमें उसको फ्रैक्शन में रहने दे या डेसिमल में कन्वर्ट करना है? नहीं, उसको छोड़ दो, माइनस वाले को छोड़ दो। तुमको इतना मेहनत नहीं करना है ना? जिस चीज को आपको इग्नोर करना है, यूज ही नहीं करना है, उस पे हम कितनी दिमाग इतना लगाएंगे, ठीक है ना? यस सर। हाँ, अच्छा ये कैसे हुआ? 32 प्लस Sir, because we 33। didn't take सर हाँ, -3 आएगा दूसरे वाले में। there was a coefficient with ब्रैकेट के अंदर 2x + 30। एक सेकंड, अगर x कॉमन लिया, ये स्प्लिट करके ये आ रहा है ना? yes sir. यस सर, So we ये will आएगा। get अगर हम कॉमन लिए तो क्या आया? x यहाँ पर कॉमन 2x + 33. दूसरी So बार x में common कॉमन होगा, लेंगे 2x + उसमें 33. -16 आएगा। अच्छा 16 कॉमन आएगा, है ना? 16 कॉमन है। Yes sir. और ब्रैकेट में 2x + 33। +3, ठीक है। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आएगी। बहुत अच्छा, एक 16 और एक -33/2। तो इसको इग्नोर करो, इसको ले लो, है ना? इसके अकॉर्डिंग हम लोग को ये बहुत अच्छा बात है ना? कोफिशिएंट हमको नहीं दिखा, कोई बात नहीं, ओके 36। ठीक है ना? अरे क्या लिख रहे हैं? अरे वेट 33 हो गया ना? हाँ 30। कभी चलो हो गया ना, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे Yes से। sir. क्वेश्चन भी बन रहा है आराम से। एक और क्वेश्चन देखते हैं।
The product of two consecutive positive integer is 306. तो याद रखना, ये बोल दिया है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब समझते हो? देखो, इंटीजर जो होता है, मैं तुमको बता दूं, इंटीजर्स जो होते हैं वो तुमको कितने होते हैं? एक होता है तुमको नेगेटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। हाँ, नेगेटिव नेचुरल नंबर, एक होता है जीरो, और एक होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है ना? तो ये जो नेगेटिव नेचुरल नंबर है इसको बोला जाता है नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, ये जो नेचुरल नंबर होता है इसी को बोला जाता है पॉजिटिव इंटीजर, है ना? पढ़ लो, भूल जाते हो तुम लोग, है ना? इंटीजर को डिनोट करते हैं जेड से, ठीक है? यानी नेगेटिव इंटीजर को डिनोट करेंगे जेड और ऐसे करके माइनस, पॉजिटिव इंटीजर को डिनोट करते हैं जेड और ऐसे करके प्लस। अब सर जीरो, जीरो तो तुम्हें पता ही है, ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है ना? तो कल को एक और इस पॉजिटिव इंटीजर के जगह अगर मैं ये लिख दूं, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर के, कल को अगर मैं तुमको ये बोलूं कि एक और वर्ड तुम बार बार सुनोगे, वो है नॉन जीरो इंटीजर। तो नॉन जीरो इंटीजर किसको बोलोगे? So both negative and positive. नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ये दोनों को नॉन जीरो इंटीजर्स बोला जाएगा, क्योंकि जीरो, नॉन जीरो मतलब क्या? जीरो के अलावा, है ना? जीरो के अलावा हमारे पास क्या है? नेगेटिव इंटीजर है और पॉजिटिव इंटीजर है। बात समझ में आ रही है ना? इंटीजर को भी दिमाग में बैठा के रखना। जब भी कहीं पे पॉजिटिव इंटीजर होगा, बात समझ जाना किसकी बात हो रही है? नेचुरल नंबर की ही बात हो रही है, इनडायरेक्टली, समझे? सर 17 होगा आंसर। हाँ, वो तो देखिए। यस सर, 17 आएगा। तो अगर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, इंटीजर के बीच डिफरेंस हमेशा 1 का होता है, तो अगर पहला इंटीजर x मान ले तो दूसरे को x + 1 मान लेते हैं, है ना? और आंसर फिर इक्वल टू 306 है। x की वैल्यू कितनी है? सर दो आंसर आएंगे 17 और -18। 17 लेंगे पर 17 होगा। और x की वैल्यू -18। -18 को इग्नोर कर देंगे। हाँ, इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव हम लोगों को बोला है, तो है ही नहीं, ये दे देंगे। एक 17 मिला, दूसरा क्या मिला? -18। अरे एक 17 मिला तो दूसरा 18 मिलेगा ना? इंटीजर की बात कर रहा हूं। यस सर, 17 और 18 आएगा। हाँ, ये दो कॉन्जुगेटिव इंटीजर कौन कौन मिला? एक 17 और एक 18। पता है, इस क्वेश्चन को अगर तुम ऐसे भी सॉल्व करते, मान लो एक इंटीजर को तुम x मान लेते और दूसरा को मान लेते x - 1, तो भी तुम्हारा आंसर आ जाता। इस वक्त बस x की वैल्यू तुमको 18 आएगी, है ना? और x की वैल्यू -17 दूसरी। हाँ, दूसरे, हाँ -17। तो x अगर 17 आता तो एक इंटीजर 17 होगा, तो दूसरा वाला क्या होगा? पर इस बार अगर ये 18 आता, ये 18 क्या हो जाता? 17 आता, 19। यू कैन डू आइदर वे। अगर कंफ्यूजन है कि ये कैसे हुआ तो प्लीज पूछ लो, मैं बता दूंगा। देखो, जब तुमने यहाँ पे माना तो तुमको पहला नंबर 17 मिला, अगला नंबर 18 मिला। पहले 17 मिला, फिर अगला नंबर 18 मिला। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुमको 18 मिले फिर पिछला नंबर मिले, ये भी तो पॉसिबल है, हैं? तो वही हुआ। यहाँ पर x की वैल्यू 17 आई, फिर अगला वैल्यू निकाले तो 18 आया। यहाँ पे x की वैल्यू 18 आई तो पिछला वैल्यू 17 होगा। बस यही लॉजिक है। तो दोनों वे से हम लोग कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एज वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस पे बहुत केयरफुल रहना है इस तरह के क्वेश्चन में। Rohan's mother is 26 years older than him. ठीक है? The product of their ages, है ना, 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age.
रोहन का एज कितना मान ले? लेट्स रोहन प्रेजेंट एज कितना मान ले? Sir, X. हाँ एज So मान on लेते हैं। mother's age will be 26 plus X. हाँ तो मदर्स एज x plus 26, yes, ठीक है ना? क्लियर? अब कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ। तो तुम लोग मूवी वगैरह देखते हो तो लिखा रहता है 3 Sir, years X plus 3. हाँ 3 years later। तो 3 years later रोहन का एज कितना हो X जाएगा? plus 3 and X plus 29. हाँ x plus 3 और मदर्स एज हो जाएगा x plus 29। x plus 29 डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, है ना? कुछ लोग बहुत गलतियां करते हैं, पता है क्या गलती करते हैं? रोहन में बढ़ा देंगे, मदर्स को छोड़ देंगे, मदर्स में बढ़ा देंगे, रोहन में छोड़ देंगे। ऐसा नहीं करना, सबका एज एक साथ बढ़ेगा, है ना? 3 साल बाद तुम्हारा भी एज 3 साल एक्स्ट्रा होगा, मेरा भी 3 साल एक्स्ट्रा होगा, है ना? वैसे एज सबका एक साथ बढ़ता है, घटता किसी का नहीं। चलो तो हो गया ना? अब आगे का क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना? यहाँ पे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रोडक्ट कितना है इसका? प्रोडक्ट x plus 3 into x plus 29 equal to 360। चलो सॉल्व कर लो इसको। कितना आ जाएगा? 300 में से 20 घटा देंगे, 27 घटा देंगे तो 263। 73. 273। हाँ 73 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व कर लो अब इसको जल्दी से। x की 2 वैल्यू मिलेगी हम लोगों को। सर x इक्वल टू 7 और दूसरा x इक्वल टू -39। तो x की वैल्यू 7 और x की वैल्यू -39, तो -39 को इग्नोर करना पड़ेगा, किसी का एज नेगेटिव नहीं होता। x की वैल्यू 7, तो रोहन का प्रेजेंट एज था ना x, यानी हम लोग को ये मिल गया 7 इयर्स। तो मदर का कितना मिल गया? 7 + 26 हो गया 33 इयर्स, है ना? क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? यस। चलो आगे बढ़ा जाए। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। A train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed. इतना स्पीड बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा सर 2 घंटे का क्लास ज्यादा है। देखो अब तुम लोग 11th में जाने वाले हो, तो तुम्हें पता है ना लंबे लंबे क्लासेस की आदत डालनी पड़ेगी। कहीं भी क्लासेस करने जाओगे तो 3-3, 4-4 घंटे की क्लासेस होती है नॉर्मली अच्छी जगह पे, है ना? तो फिर तुमको अब लंबा बैठने का जो नजरिया है वो बनाना पड़ेगा। मेक श्योर कि तुम लोग ज्यादा से ज्यादा बैठ पाओ। तो 2 घंटे का क्लास भी तुमको नॉर्मलाइज लगना चाहिए धीरे धीरे करके।
A train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed. तुम लोग तो फिर भी चुपचाप बैठ के सुनते रहते हो, तो तुम 2 घंटा कंटिन्यूअसली बैठा के समझाते रहते, कितना मेरा दिमाग थकता होगा। हाँ, लेकिन हमको अच्छा लगता है, क्लास खत्म होने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कोई टेंशन वेंशन वाली बात नहीं है। तुम भी पढ़ोगे, तुमको 2 घंटा पढ़ने के बाद अच्छा लगेगा, एंजॉय करोगे तो अच्छा लगेगा। चलो, a train travels a distance of 480 kilometer at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometer less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. And we need to find the speed of the train. Okay. Now the question is, distance कितना है? 480 किलोमीटर, है ना? अगर अब इसमें 2 कंडीशन दे रखा है, तो समझना ध्यान से। अगर मैं स्पीड को या स्पीड 1, हाँ, स्पीड को x मान लेते हैं, अगर स्पीड x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, पर आवर, तो यहाँ पर टाइम कितना लग रहा हो? कितना डिस्टेंस स्पीड सर 480 by x किलोमीटर कैंसिल। yes or no? लेकिन पहला इक्वेशन और दे रखा है कि अगर ऐसा हो कि डिस्टेंस तो आपका चेंज नहीं होगा, डिस्टेंस तो 480 किलोमीटर ही रहेगा आपका, लेकिन स्पीड बाय बदल दे रहे हैं। स्पीड कितना बोला रखने के लिए? 8 माइनस हो जाएगा सर। x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, है ना? तो यहाँ पर कितना टाइम लगेगा? 480 by x minus 8. 480 by x minus 8. कितना आवर्स? टाइम कब ज्यादा लगता है? जब स्पीड कम होता है। तुमको क्या लग रहा है, कहाँ टाइम ज्यादा लग रहा होगा? सर सेकंड वाले में टाइम ज्यादा लगेगा। सेकंड वाले में अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो उसमें से माइनस कर देते हैं, है ना? ये हमारा नया टाइम है, ये हमारा पुराना टाइम है, दोनों का डिफरेंस दे रखा है। -1 क्या 1 किधर, क्या क्या बोल रहे हो? बोलो बोलो फिर से। ये इक्वेशन बना कि नहीं? यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछो। हाँ, ये यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है? एक बार चेक करो। नो सर, है ना? अब हम लोग का काम क्या है? एलसीएम निकाल लेना। एलसीएम निकाल लेते हैं। x माइनस 8 और यहाँ पे x माइनस 8 है तो 480x हो गया। सर अब तो वैसे ही सॉल्व होगा। हाँ, 480 फिर हो गया x माइनस 8, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, बस सॉल्व करो इसको और x का वैल्यू निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, प्रॉपर सॉल्व करो। यहाँ मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर देता हूँ तुम्हारी। 480x माइनस 480x प्लस 480 into 8, है ना, इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x। ये और ये कैंसिल हो गया तो बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस, सर हाँ, इक्वल टू सर एक डाउट है। हाँ बोलो बोलो। सर ऐसा इक्वेशन बन सकता है क्या कि सर x माइनस 8 इक्वल्स टू 480 अपॉन x प्लस 3? ना ना ना, तुम कर क्या रहे हो? सर x को स्पीड मान लिया तो सर अगर 8 किलोमीटर पर आवर सर लेस स्पीड रहेगा तो सर वो टाइम में 3 आवर्स और बढ़ जाएगा। अच्छा अच्छा, तुम वहां पे 3 घंटे बढ़ा रहे हो। ओके, तो कहने का मतलब है कि तो 3 घंटा तो हम तो कर ही दिए ही, बात तो वही किया। बिल्कुल तुम्हारी बात समझ में आ रही है, एक्सेलेंट। देखो हमने, वो क्या बोल रहा है समझ रहे हो ना? वो बोल रहा है कि सर इसको इक्वल टू ये प्लस ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, वही तो है। उसी को एक लाइन में उठा के लेके इधर आ गए, है ना? ओके सर, हाँ वही किया है, तो वो डिफरेंस है तो वही है। चलो सर वहाँ पे 480 भी कॉमन ले सकते हैं ना? हाँ, 3 कॉमन ले लेते हैं।
देखो तो यही है 80 इक्वेशन क्या 1280 सर 1280 28 हाँ 28 या 84 हाँ लो अब सॉल्व कर लो x की दो वैल्यू निकाल दो है ना एक वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी एक वैल्यू नेगेटिव मिलेगी क्लास 9 के बच्चे आज ही जाकर के तुम लोग ना क्लास 10 का एनसीईआरटी खरीद लेना कम से कम इतना कर लेना आज ठीक है एनसीईआरटी के वो क्लास 10 की खरीद लेना अब ये दिमाग में मत रखना कि क्या पता अगले साल सिलेबस चेंज हो जाए मैथ्स चेंज नहीं होता है मैथ्स में बस ऐड ऑन होता है सबट्रैक्ट होता है बाकी सब कांस्टेंट रहता है आज भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे ही बना रहे हैं 5 साल बाद भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे ही बनेगा 10 साल बाद भी ऐसे ही बनेगा बस तरीका हो सकता है बदल जाए लेकिन पढ़ लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहे होंगे ठीक है ना सर एक वैल्यू 40 आएगी एक -32 ओके x की वैल्यू 40 और -32 यस सर तो बस इसको इग्नोर करो इसको ले लो तो हमारा आंसर आ गया यही था x का वैल्यू 40 किलोमीटर पर आवर है ना तुम लोग x का वैल्यू रख के वेरीफाई भी कर सकते हो बहुत इजी है एकदम अच्छे से क्लियर हुआ ये सब यस सर चलो सर एक डाउट था आप पूछो सर इसका जो पिछला वाला क्वेश्चन था ना उसमें मेरे से मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हुआ ओके तो स्प्लिट करो ये डाउट नहीं है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है इसको बैठ के सॉल्व करो ठीक है नहीं होगा ठीक है नहीं होगा तो फिर आप चलो तो स्प्लिट करना ठीक है तो फैक्टराइजेशन से हम लोग सॉल्व कर रहे होते हैं क्वेश्चन को चलो अब आगे सुनो मेरी बात हम तुमको क्या बोले कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसके दो रूट मिलेंगे है ना यानी जो x की वैल्यू मिलेगी वो दो मिलेगी तो उसको हम लोग एक को अल्फा कह सकते हैं और एक को बीटा कह सकते हैं यानी ये अल्फा और बीटा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब सर पर ये अल्फा और बीटा होता क्या है कुछ नहीं नाम है नाम लिया गया है नाम अल्फा बीटा गामा थीटा ये सब नाम है और कुछ नहीं जैसे देखो तुम्हें पता है ना हम लोग मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीज जो ग्रीक लोग थे उनका यूज करते हैं ना करते हुए तो ग्रीक हो गया है ना रोमन हो गया इन लोगों का यूज करते थे हम लोग तो वही है उन्होंने अल्फा बीटा बनाया हम लोगों ने उसको यूज करना बस नाम दे दिया ठीक है ना यानी x की अगर दो वैल्यू मिली मान लो एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहा है जैसे अभी तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया क्या था x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 है ना x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0 तो x की तुमको दो वैल्यू मिली एक मिली थी कितना 32 माइनस 32 और एक मिला 40 तो ये जो है इसी में एक को अल्फा बोल देंगे एक को बीटा बोल देंगे यानी एक ये हमारा अल्फा हो गया और ये हमारा बीटा हो गया ठीक है यानी अल्फा बीटा क्या है दो सॉल्यूशन है किसका बोलो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये हुआ
कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो तुम रख करके चेक करो अल्फा की वैल्यू और एक बार बीटा की वैल्यू, है ना। याद रखना यहाँ पे अल्फा कितना है -32 और बीटा कितना है 40, तुमको इक्वल टू 0 मिल जाएगा दोनों केस में। यानी अल्फा और बीटा वो रूट्स है, ठीक है, किसके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्यों रूट है? क्योंकि इसके वजह से इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, एलएचएस और आरएचएस सेम हो जाएगा, है ना, सब इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा है, जो कुछ लोग पूछ रहे थे, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर सेम। मतलब यहाँ पे जो हम सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे हम अल्फा बीटा को जीरोज बोल सकते हैं और यहाँ पे जो अल्फा बीटा मिला इसको बोल सकते हैं रूट्स, लेकिन आंसर तो दोनों का सेम है। तो बस इक्वेशन के केस में रूट्स और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में जीरोज, याद रहेगा। ठीक है, दोनों सेम चीज है, बस थोड़ा सा जीरो इसके लिए है पॉलिनोमियल के लिए, रूट्स किसके लिए है, इक्वेशन के लिए, याद रहेगा। जीरो, हाँ, जीरोज वर्ड यूज करेंगे पॉलिनोमियल के लिए, है ना, और रूट्स वर्ड यूज करेंगे इक्वेशन के लिए। बस समझ में आ गया। चलो, तो अब मिडिल टर्म स्प्लिट करके कुछ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये सब जल्दी जल्दी कर लो फटाफट। देखो 17 स्लाइड थी, अभी तक हुआ है, अभी हमारे पास आधा घंटा है, थक मत जाना, करते रहना। 2 घंटा प्रॉपर देंगे तभी मजा आएगा, तभी सिलेबस अच्छा हो पाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 कर लो इसको जल्दी से। क्या ये आंसर है, एक बार चेक करना। सर x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 3/2 और बोला फाइंड द रूट्स, फाइंड द रूट्स यानी x की वैल्यू, है ना, निकाल लो। x इक्वल टू 3/2 है ना सर 3/2। ये जो इक्वल टू 1 है और इक्वल टू 3/2 है, इसको हम लोग बोल सकते हैं दे आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्लियर हो गया। सर एक अल्फा और एक बीटा बोल सकते हैं। हाँ, अल्फा बीटा बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के बात ये समझ में आ गया कि वी हैव गॉट 2 रूट्स। रूट्स का मतलब सिर्फ समझ जाना सॉल्यूशन x की वैल्यू ऑफ द इक्वेशन, दैट्स ऑल। एक और क्वेश्चन करो, ये सब तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक में है। 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, मैंने सबको इंक्लूड किया है, एग्जाम्पल तक को नहीं छोड़ा है। मतलब हम सोच रहे हैं कि 2 महीने, नेक्स्ट 2 महीने में ना पूरा एनसीईआरटी का एक एक पेज खत्म हो जाए, ताकि क्वेश्चन आए हम लोग को दिक्कत ना हो। क्या होगा स्प्लिट करके, +4 माइनस -4 + 3 नहीं -4 + 3 -4 + 3, ओके, वेरी गुड। (3x - 2 + 1, 3x - 2), है ना। दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, अगर सेम नहीं आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं गलती हुई होगी। सर एक आएगा 2/3 और दूसरा आएगा -1/2। So we have got 2 roots, -1/2 and Yes. 2/2। यस सर। यस सर यहाँ पे तुमको डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि दोनों वैल्यू है, दोनों रूट्स है। मतलब यहाँ पे -1 पे सब कुछ नहीं।
वो सब जब रियल लाइफ सर यहाँ पर कंडीशन नहीं है ना। हाँ कंडीशन नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है, यहाँ से सॉल्व करना है, दैट्स ऑल, है ना। चलो ये वाला भी कर लो। रूट वाला क्वेश्चन है, करके दिखाओ, नहीं तो मैं तुमको बताता हूँ आम लैंग्वेज में। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, देखो जब भी तुमको इस तरह का क्वेश्चन आए तो तुमको पता है ना, तुमको प्रोडक्ट क्या चाहिए। व्हाट डू यू वांट टू हैव द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट क्या है? 2 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे 6, यानी मेरा प्रोडक्ट जो है वो 6 है। अब जाहिर सी बात है, जो मैं मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करूंगा तो लाइक टर्म में ही स्प्लिट करूंगा ना। तो लाइक टर्म क्या है जाहिर भाई, जो भी होगा उसके पास रूट 6 तो होना ही चाहिए, है कि नहीं। अब ध्यान से देखो, रूट 6 है तो आपको थोड़ा बहुत दिमाग में आया कि अगर मैं इसको माइनस रूट 6 और माइनस रूट 6 को मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? रूट 6 को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस रूट 6 और माइनस रूट 6 और माइनस रूट 6 आ जाएगा। तो हो गया ना स्प्लिट, काम खत्म। बाकी चीजें एज इट इज लिख देता है। सर x इक्वल टू रूट 2/3। अच्छा मैं ये बता रहा हूँ, मैं क्लास 8 में कल से स्टार्ट करने वाला हूँ वो फैक्टराइजेशन, और उसमें एकदम बेसिक पे होगा। मतलब तो मैं एक मतलब बता रहा हूँ, अगर कोई बच्चा जिसको फैक्टराइजेशन में दिक्कत हो, क्लास 8-9 में उतना अच्छा से फैक्टराइजेशन नहीं पढ़ पाए, समझ नहीं पाए, तो तुम ज्वाइन कर लेना। बहुत अच्छे से तुम बेसिक से समझ जाओगे, है ना। शर्माने और माने की जरूरत नहीं है, कोई तुमको देखने नहीं आ रहा है, ठीक है। तो रात को क्लास होगा, आज रात घंटे पे क्लास। अच्छा सुनो, अब आता है कॉमन लेने की बारी। ध्यान से सुनना, कॉमन लेने की बारी। तुम्हें पता है ना, 3 को तुम लिख सकते हो रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हो, रूट 6 को लिख सकते हो रूट 2 इंटू रूट 3, याद रखना, और 2 को लिख सकते हो रूट 2 इंटू रूट 2। अब ये दिमाग में रखते हुए सॉल्व करते हैं। तो अगर देखा जाए तो इसके पास रूट 3 है और इसके पास भी रूट 3 है ना। देखोगे तो ध्यान से दोनों के पास रूट 3 है, मैं रूट 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो बचेगा क्या? रूट 3x माइनस बचेगा। अगर रूट 6 का रूट 3 ले लिए तो रूट 2 बचा। फिर यहाँ पे देखो इसके पास रूट 2 है। सर वहाँ पर x स्क्वायर होना चाहिए ना। हाँ सर, रूट 3x कॉमन आएगा। हाँ वेरी गुड, x तो मैंने हाँ डाला ही सर, नहीं। रूट 3x। ठीक है। सर नीचे अब ठीक है। यस यहाँ पे हो गया माइनस रूट इक्वल टू 0, तो वी हैव गॉट रूट 3x माइनस रूट 2। देख लेना कैलकुलेशन, रूट 3 तो x की वैल्यू रूट 2 बाय रूट 3 आया है। ये सही आंसर है। यस सर, यही है। यस सर। ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम लोगों को 2 अलग अलग रूट मिले हैं, लेकिन दोनों सेम वैल्यू मिला है ना। तो ऐसा भी सोचना है। यस। तो सर इसका सिर्फ सॉल्यूशन एक ही है, रूट 2 बाय रूट 3। इस बात पे है, इसको नहीं, अभी तो मैं यहाँ पे ये कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जब मैं ग्राफ बताऊंगा तो मैं जरूर तुम्हें कमेंट करूंगा। ये क्वेश्चन तुम सर ये हाँ बोलो। सर आंसर तो दोनों का सेम आ रहा है, तो सर यहाँ पर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सर 2 आंसर की जगह एक आंसर आ रहा है ना। हाँ लेकिन इक्वल आ रहा है ना, वो आंसर तो आए लेकिन दोनों इक्वल आए, इसलिए तुम उसको एक मान लिए, है ना। यस सर। हाँ, और इस पे बेहतर कमेंट करेंगे जब ग्राफ के बारे में बात करेंगे, है ना। हर चीज अभी कमेंट नहीं, तुमको मजा आएगा कि जब इक्वल रूट होगा तो क्या हम उसको एक माने या उसको 2 अलग अलग माने। बहुत अच्छा, जब ग्राफ हम तुमको बताएंगे, हालांकि हम बता चुके क्लास 10th वाले को कि ये जो ग्राफ होता है ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ होता है। यहाँ पर तुम ध्यान से देखोगे एक्स पर क्या कट रहा है, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये एक्सिस पे कट कर रहा है और ये एक ही जगह कट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे 2 सॉल्यूशन है, दोनों सेम है।
लेकिन ये तुमको हम बताएंगे, अभी मत दिमाग लगाओ। जो चीज आसान है उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने का मजा नहीं आता है, इसलिए वेट करो। एक्सरसाइज नंबर 4.2, चलो आज कंप्लीट करते हैं इसको। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तुम्हारे पास 5 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी ट्राई करो। पहला क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, सब बताओ तुम लोग। पहला क्वेश्चन बताओ कितना आएगा, सब लोग करते रहो। सर 2 and -5। देखो भाई x की वैल्यू 2 और 5 हो रहा है, सही है। X -2 and सर 5. 5 और -2 आएगा। So -2 and 5. ओके ठीक है, -2 और 5 अब सही है। दूसरा वाला Yes, sir. सर -2 आएगा और 3/2 आएगा। Yes, sir. -2 and 3/2. So x is equals to 2 and 3/2. माइनस में नहीं आ रहा है, माइनस में। सर -3/2 और 2। Yes, sir. Yes, sir. -3/2. चल ठीक है चलो। सर पहले वाले क्वेश्चन में सर अलग तरीके से कहा था सर, वो सर साइंस चेंज हो गया क्या? जैसे सर मेरा आया था सर 2 और -5। वो इसी तरीका से करो, आंसर सेम आएगा। कुछ एरर हो रहा होगा। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार करके ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ इसका प्रोडक्ट कितना आएगा। सर 10। So 10. वेरी गुड। चलिए 10 को स्प्लिट करेंगे तो 7 आना चाहिए। तो कितना आ रहा है? सर 5 into 2, 5x plus 2x, 5x plus 2x। हाँ 5x plus 2x लिख सकते हैं। Yes, sir. Just give me. सर सर हेलो हाँ बोलो बोलो। सर, मेरा ना सेकंड नंबर का 2 आ रहा है और एक 3/2 आ रहा है। नहीं सर सॉरी, -2 आ रहा है, उसके बाद 3/2 आ रहा है। चलो एक बार चेक कर लिया जाए। 2x स्क्वायर प्लस x ये माइनस 6। मेरा भी वही आ रहा है। अच्छा ठीक है, चलो यस चेक सर, कर मेरा भी। हर बार है ना। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x कॉमन हो गया, x प्लस 2 माइनस 3x, 3 कॉमन हो गया तो x प्लस 2। हाँ हाँ, यानी 2x माइनस 3 और x प्लस 2, -2 आएगा और प्लस 3 आएगा। सही बात। Yes, sir. प्लस 3 गड़बड़ कर दिए तुम लोग। x की वैल्यू 3/2 एंड x की वैल्यू -2। बहुत अच्छा। सर वो थर्ड वाले क्वेश्चन का सर मेरा वैल्यूज आ रहा है -√2 और सर -5/√2। हाँ तो अगर तुम इसको स्प्लिट कर चुके हो तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोल रहे हैं 5x और 2x, यस सर। है ना, प्लस 5√2 इक्वल टू 0। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ना कॉमन लेने ही नहीं आता है, तो कॉमन लेना सीखो बेटा, है ना। मैं तुमको बताता हूँ कॉमन कैसे लेना है और सीखो। यहाँ पे तुम आते हो सिर्फ सीखने के लिए, मेरा कहानी सुनने के लिए नहीं और क्वेश्चन का आंसर
पता करने के लिए नहीं, तुम्हारा जो छोटा मोटा डाउट तुम्हारे दिमाग में रह जाता तुम उसको दूर करने आते हो, बस यही समझ लो। और तुम देख सकते हो कि हम लोग इतने टफ क्वेश्चन कर रहे होते हैं जब नॉर्मली पढ़ते हैं, तो आज हम एनसीईआरटी पढ़ रहे, कितना स्मूथली निकल रहा है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत खतरनाक क्वेश्चन हम लोग पहले करके बैठे हुए हैं। देखो अब हमको हमेशा याद रखो 5 का मतलब होता है √5 इंटू √5, √5 इंटू √5 ये होता है ना। और 2 का मतलब होता है √2 इंटू √2, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो खेल खत्म। अगर हमको पता है कि इन दोनों में कॉमन लेना है तो क्या रूट यहाँ पे सिर्फ x कॉमन आ रहा है, राइट? x होगा सर। यस सर, √2x + 5। वेरी गुड। और सर नेक्स्ट में कॉमन √2 है। वेरी गुड, √2 कॉमन आ गया तो √2x + 5 +5 x + √2 और √2x + 5। इक्वल सर एक x की वैल्यू -√2 और -5/√2। हाँ, -5/, क्या कहते हो? यस सर। चलो तो थर्ड भी हो गया, फोर्थ में ट्राई करो। फोर्थ सर वी नीड 1/4। सर 1/4 का कैसे सर निकालेंगे? यस सर। देखो 2x² - x - 1/8 = 0। जब भी तुमको इस तरह का क्वेश्चन आए, बड़ा आसान है, पता है क्या? इस पूरे इक्वेशन को एलसीएम ले लेंगे सर, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया? 16x² - -8x -1 1 और इक्वल टू 0। देखो 0। अच्छा ये बात समझ लेना, अगर मान लो कल को यहाँ पे 5 होता, मान लो एग्जांपल, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। मान लो यहाँ पे 5 होता तो फिर यहाँ पे 40 लिखते, समझ रहे हो? इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आधा अधूरा मत मल्टीप्लाई करना। बात समझ में आ रहा है लॉजिक? इक्वेशन का मल्टीप्लिकेशन का मतलब दोनों साइड मल्टीप्लाई होता है। लेफ्ट, ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है ना, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना। ये तो गलत हो जाएगा ना। तुम ही सोचो ना, मान लो कि तुमको, है ना, मान लो तुमको दे रखा है किसी ने एग्जांपल के तौर पे कि x + 5 = 8, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई? 3। अब कल को तुम बोलोगे सर इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, मान लो ये 5 से, कि 3 से मल्टीप्लाई करो और = 8 ही रखोगे, तो 3x + 5 15 = 8। क्या यहाँ भी 3 आ जाएगा? नहीं आएगा ना, गड़बड़ हो गया। हाँ, अगर इधर मल्टीप्लाई कर दिए होते तो वापस से फिर 3 आता। देखो अगर मैं 8 की जगह 24 रखूंगा तो मैं 3x = 9, x की वैल्यू 3। यानी जब भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, बी वेरी वेरी केयरफुल कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? दोनों एक साइड छोड़ोगे तो बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा, है ना। अरे मार्केटिंग करने जाते हो तो नापता है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों में रखता है, एक में रखते जाएगा तो बैलेंस कैसे हो? चलो हो गया काम खत्म। तो अब क्या है? 16 है ना, 16 यानी 4 आ रहा है। सर ये कैसे होगा सर? -4x और -4x 8x तो हो तो जाएगा सर, पर मल्टीप्लाई करेंगे तो +16 आएगा। हाँ, इसमें एरर है, और अगर एरर नहीं है तो हम लोग फॉर्मूला से ही सॉल्व कर पाएंगे, और कोई रास्ता नहीं है। तो इसको बंद कर लो ना, बंद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी के बुक में क्या दे रखा है? वहां पे प्लस दे रखा है कि माइनस दे रखा है? प्लस दे रखा है ना। हाँ तब सर हो जाएगा। हाँ तब हो जाएगा।
तो यहाँ भी तुमको इक्वल रूट मिला ना, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4 और 1/4। Yes, sir. यस सर। सर 1/4। आंसर 1/4 है x के वैल्यू। चलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखो एक बार। ये तो इजी है, 100 करोगे तो 100 10 into 10 आ तो रहा है, -10x plus 1 equal to 0, 10x 10x minus 1 10x minus 1 equal to 0, तो 10x minus 1 और 10x सर minus 1 1/10 1/10 10 1/10 दोनों सेम ही आएगा। तो हमें दो इक्वल रूट भी मिले, दो अलग अलग रूट भी मिले, है ना। आसान Yes, था sir. क्वेश्चन, हर तरह का क्वेश्चन आया, हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। चलो, फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 27 and the product is 182। याद रखना, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, हम लोग दो वेरिएबल कंसीडर नहीं करेंगे, एक ही वेरिएबल रखेंगे, ठीक है ना। सर एक x ले लेंगे और एक 27 अगर एक नंबर हम x लेते हैं तो दूसरा वैल्यू हमेशा 27 - x होगा, है ना, ठीक है। और इनका ही प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है 182। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे किया मैंने, सॉल्व करो इसको। सर ये वाला क्वेश्चन तो स्टार्टिंग से समझ सकते हैं। बिल्कुल, देखो तुमको बोला कि दो ऐसे नंबर्स का सम है, दो नंबर्स है जिसका सम 27 है और उसको मल्टीप्लाई करोगे तो 182 है। तो अगर एक बात बताओ, अगर एक नंबर मान लो मेरा पास पता है कि भाई सम, दो नंबर को सम करने पे 27 आता है, तो अगर उसमें से एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या है? So x 27 minus x। 27 - x, उसमें से माइनस कर दिए, है ना। मान लो तुम्हारे पास 50 रुपए है, तो कोई 20 रुपए ले लिया तो बचा कितना 30। कैसे आया 50 - 20। लॉजिक यही है कि 27 में कोई x उठा के लेके चला गया तो बचा कितना 27 - x, है ना। अब उसका प्रोडक्ट कितना दे रखा है 182, है ना। तो इसको 182 कैसे करोगे, तो ये मल्टीप्लाई कर दिए, यानी 30 x into को 15। मल्टीप्लाई कर दिए 27 - x से, तो आ गया 182। अब समझ में आया। अब तुम लोग हो सकता है यस सर। कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस से प्लस कैसे हो गया। हम उठा के ना लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड सबको लेके चले गए। देखो ना, -x² था, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड गया तो x² हो गया। 27x था, लेफ्ट हैंड साइड में गया तो -27x हो गया। 182 पॉजिटिव में ही था, उसको नहीं ले गए, सर माइनस कॉमन ले गए सर। अब वो भी कर लो, वो भी कर सकते हो। सर आंसर आ गया सर, x की वैल्यू 13 और x की वैल्यू 14।
Yes, sir. 13 और 14 है ना, दो वैल्यू आएगी 13 और 14, दोनों पॉजिटिव आएगा, है ना। दैट मीन्स यहाँ पर फिर हमको दोनों सिचुएशन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? मन करे तो लिख देंगे इफ द फर्स्ट नंबर, कंडीशन नंबर 1, ये सिचुएशन नंबर 1, इफ फर्स्ट नंबर इज, है ना, फर्स्ट नंबर इज 13, हाँ, देन नेक्स्ट नंबर विल बी 14. सर 14, और इफ द फर्स्ट नंबर इज 14 देन नेक्स्ट नंबर विल बी 13, सेम चीज है 13, ना। क्योंकि हमने फर्स्ट, क्योंकि हम लिख दिए थे ना कि लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, सेकंड नंबर बी ये मान लिए थे ना, तो उसको दोनों कंडीशन देना पड़ेगा ना उसको, समझे। कंडीशन लिख देना। कितना मिनट लगेगा? 30 सेकंड लगेगा सॉल्व करने में, देखने में भी अच्छा लगेगा। सॉल्यूशन ऐसा लिखो कि तुम्हारा सॉल्यूशन पढ़ के लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, है ना। जैसे तुम्हारा जो एग्जामिनर है, जो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर चेक करेगा, उसको लगे वाओ कुछ नया सीखने को मिल रहा है, ऐसा होना चाहिए। तुम्हारा सॉल्यूशन भी तो लोगों को सिखा सकता है ना। चलो, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? जिसको डाउट हो रहा था सप्त नर, क्या तुमको डाउट है इस क्वेश्चन में? कहाँ है सप्त नर? नहीं आया है? ये क्या बेवकूफी चल रही है? क्लास भी अटेंड नहीं कर रहा है लोग, तो आज अटेंडेंस चेक करते हैं। Okay, तो find two consecutive positive integers, sum of whose square is 365, है ना। तो पॉजिटिव इंटीजर्स वो भी कॉन्जिक्यूटिव, तो क्या मान लें? एक को x मान लें तो दूसरे को क्या मान लें? x x + 1, है ना। अब इसका स्क्वायर, सम ऑफ whose स्क्वायर्स, इसका स्क्वायर होगा x स्क्वायर और इसका स्क्वायर होगा x + 1 का होल स्क्वायर, और ये देगा 365 के बराबर। समझ रहे हो ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, हमें प्रॉपर आइडेंटिटी लगानी है और तब सॉल्व करना है। x स्क्वायर प्लस, इसको सॉल्व करो, x स्क्वायर + 2x + 1 = 365। तो ये हो गया 2x स्क्वायर + 2x + 1 = 365। थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ जाओ, हो गया 2x स्क्वायर + 2x - 364 = 0। थोड़ा सा और दो कॉमन ले लो, x स्क्वायर + x - 182 = 0। सॉल्व कर लो, 182 को स्प्लिट करो, देखो आएगा। So 14 and 13. yes sir, अगर वही वैल्यूज 14 और 13, यस सर, 14 और 13। हाँ, तो फिर यहाँ दो कंडीशन लिख देंगे, हो जाएगा। अपना कंडीशन लिख लेना और तुम वेरीफाई भी कर सकते हो, देखना ना। 13 स्क्वायर और 14 स्क्वायर करोगे ना 365 आएगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, और ये कितना होता है? 256। नहीं नहीं नहीं, 196। एक बार ऐड करो तो आ रहा है 365, आ तो रहा है, है ना। तो वेरीफाई भी करके चेक कर सकते हो। So minus 14 and 13. आपने वाले को वेरीफाई नहीं करना है, क्या बोले? Minus 14 and 13. -14 है क्या? ठीक है, Yes, sir. हाँ, तो -14 है तो इग्नोर दे, टेक दे। तब भी सर वही आएगा आंसर, हाँ, आंसर तो भैया Yes, स्क्वायर sir. होने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। अब ठीक है, मतलब क्या है, तुम अगर x का वैल्यू गलत निकाल के दोगे तो वहीं पे टीचर तुम्हारा मार्क्स काट लेगा ना। नहीं सर, ये नहीं बोल रहा सर, वो प्लस जब आपने करा है सर स्क्वायर का, तब सर उस समय x की वैल्यू लेकिन तुमको सही निकाल के देनी पड़ेगी, टीचर काट सकता है मार्क्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides.
चलो ट्रायंगल बना लेते हैं। ये क्वेश्चन तुमको देखते ही मजा आ रहा होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। ये 13 है। ओके, तो ऑल्टीट्यूड को अगर बेस को x मान लें तो ऑल्टीट्यूड कितना होगा? x -7 minus x x. -7। तो बस X तुमको क्या सॉल्व करना है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के बराबर होता है। परपेंडिकुलर यानी x -7 का होल स्क्वायर और बेस का x स्क्वायर हो गया 13 का स्क्वायर, है ना। x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 169। तो यहाँ से हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। निकालो x की वैल्यू। कितना है? 60 है ना सर एक मिनट। So x² minus 12x plus 5x. 12 और 5, 12 और 5 7 भी दे यस, तो -5 और 12। x की दो वैल्यू आई। ये सर -5 और 12 होगा। हाँ, -5 को इग्नोर करो, 12 को ले लो। सर ट्रिपलेट याद होने से भी तो हो सकता है, लेकिन तुम्हें पूरा सॉल्यूशन तो दिखाना पड़ेगा ना। नहीं मतलब अगर एमसीक्यू होता तो फिर। हाँ, एमसीक्यू होता तो बिल्कुल बिल्कुल एक्सेलेंट है ना। अभी एमसीक्यू आएगा। हम लोग अभी लास्ट के 20 स्लाइड एमसीक्यू डले हुए हैं। सर हो ही नहीं पाएगा सर, 3 मिनट बचा। अरे आज नहीं होगा तो कल नेक्स्ट क्लास में होगा। तुम क्या चाह रहे हो, सिलेबस खाली कंप्लीट हो या पढ़ाई भी हो? ये वाला हो गया है, देखो तो ये हुआ है लेकिन अलग टाइप का हुआ। एक बार चलो ये लास्ट सर क्वेश्चन का टेक्स्ट चेंज हो गया, टेक्स्ट चेंज हो गया और वैल्यूज चेंज हो गई। Sir, in NCERT it is given that we have to solve the example 1. So we have already done it. हाँ लेकिन कोई बात नहीं, इसको अभी कर लेते। ये हो गया है। Yes, so this is the सर ये example 1. सर ऐसा ही क्वेश्चन था, बस वैल्यू अलग था और टेक्स्ट अलग था। और एक टॉय वाला हो चुका है सर, ऐसा ही टॉय वाला। इसको लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं यार, खत्म कर दो, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ, है ना, तो x मान लेते हैं। प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन 50 बार करते रहो, हमको तो मजा आता है क्वेश्चन करने, कोई दिक्कत नहीं। x particular the cost of the production was 3 more than twice the number of, यानी कि 2x plus 3 है ना। इसको मल्टीप्लाई करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल जाएगा, है ना। ब्रैकेट डालना मतलब कितना है भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? 90। ये तो क्वेश्चन और इजी है ना। 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0, कितना है? 180। 180 ऊपर से 2 से देंगे 90, 2 से देंगे 45, 3 से देंगे 50, 12 और 15 आ रहा है ना। देखो तो सही है। अरे देखो इधर। Yes sir. चलो तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? x कॉमन लेंगे तो हो गया हमारा 2x प्लस 15। यहाँ पे -12 कॉमन लोगे तो x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आएगी, एक x -12 हो गया और दूसरा x। So we have to take -6. -6 सर। क्या बोले? Yes So we have to take -6 in the place of -12. सर मतलब ब्रैकेट में दोनों का अलग आ रहा है ना। अच्छा ब्रैकेट में मेरा गलत आ रहा है, ये कर लो।
सर सर माइनस 6 होगा। भी कितने है। होगा सर? 6 होगा। सर 6 होगा ना? 6 ना होगा फिर सर। सर सेकंड ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 6 होगा। 6 कॉमन है सर, -6 2x प्लस 15। ठीक है, ये वाला इग्नोर, Yes. ले लो। नंबर ऑफ यस सर, पार्टिकल्स 6 और -15/2। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, दोनों पूछा है तो याद रखना। नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस कितना लिए थे? x है ना, ये आपको मिला 6 और कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्शन कितना लिए थे? 2x एक टॉय का 15। 2x प्लस 3। हो गया। ये दोनों आंसर करना है, याद रखना। चलो, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ज्यादा नहीं। चलो अब हेडिंग डाल के छोड़ दो, नेचर ऑफ रूट्स। कल आएगा मजा, नेचर ऑफ रूट्स मतलब जब भी नेचर ऑफ द क्लास का रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा ना। क्या रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग तो भेज दें, क्यों तुम पूरा क्लास नहीं किए? सर बस रिकॉर्डिंग भेज देंगे, थोड़ा नोट्स। हाँ